तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पूर्वी पठार पढ़ा था और वो पूर्वी पठार फिनिश किया था, जिसमें पूर्वी पठार को हमने दो भागों में बांटकर अध्ययन किया था, एक छोटा नागपुर का पठार और दंडकारण्य का पठार। तो उसमें हम लोगों ने देखा था छोटा नागपुर पठार में जो दामोदर नदी बहती है और पूरे कई हमने वहां पे देखे जमशेदपुर, बोकारो, ठीक है ना। तो प्रमुख प्रमुख शहरों के बारे में और वहां की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, जलप्रपात के बारे में अध्ययन किया था। तो छोटा नागपुर का जो पठार है ना, उसमें चूंकि बहुत ज्यादा खनिज ये पदार्थ पाए जाते हैं, कोयला भी पाया जाता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है, कोडरमा में जिसे अभ्रक नगरी कहते हैं वो पाया जाता है, इसलिए छोटा नागपुर का जो पठार है ना, उसे भारत का रूर भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, भारत का रूर या भारत का खनिज हृदय के नाम से भी छोटा नागपुर पठार को जानते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, चूंकि हमने जब पठार स्टार्ट किया था प्रायद्वीपीय पठार, तो उसको 5 भागों में बांटा था, समझ लेना। पहले केंद्रीय उच्च भूमि, फिर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार और फिर इसके बाद दक्कन का पठार और लास्ट जो हमारा बनता था वो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र थे। क्लियर है ना। तो उसी क्रम में पढ़ते हुए हमने केंद्रीय उच्च भूमि पूरी तरह फिनिश की, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है ना, हमने फिनिश किया था। उसी क्रम में जब हमने केंद्रीय उच्च भूमि फिनिश किया है, फिर हमने शुरू किया था पूर्वी पठार, खत्म किया आपका। और आज की जो हमारी लेक्चर होने वाला है, आज की जो क्लास हमारी उत्तर पूर्वी पठार से संबंधित है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे दंडकारण्य का पठार और दक्षिण भारत के पठार, या जिसे दक्कन का पठार हम कहते हैं, और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो आप बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। रेगुलर क्लास हो रही है, मैं आपको पूरा भूगोल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करा रहा हूँ, चाहे वो आप किसी भी वैकेंसी के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या लेखपाल जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो उत्तर पूर्वी पठार की बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको मैपिंग कर लें कि उत्तर पूर्वी पठार है कहाँ पे हमारा, देखिए जाकर, ये क्या है, हमारे भारत का मैप है और यहाँ पे ये जैसे हमने ड्रा किया है, ठीक है ना। यहां से हमारा ये यहाँ पे क्या है, एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, और इसके बाद ये आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टेट है हमारे भारत के जिसका नाम है मेघालय। क्या है, मेघालय। क्लियर, मेघालय है। यहाँ पे देखिए, हम उत्तर पूर्वी पठार की बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे क्या है, मेघालय है, और यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां, ठीक है, मेघालय राज्य में। ये जो मेघालय है, ये इधर यहाँ पे क्या है, पूर्वी पठार है हमारा फैला हुआ है यहाँ पे। क्लियर है ना। एक और अच्छे से बता देता हूं मैं, यहाँ पे क्या है, पूर्वी पठार है, पूर्वी पठार है, और ये यहाँ पे जो है उत्तर पूर्वी पठार है, जो कहाँ पे, मेघालय राज्य में। क्लियर है ना। तो चलिए आज हम उत्तर पूर्वी पठार पहले शुरू करते हैं। उत्तर पूर्वी पठार को एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहते हैं मेघालय का पठार। क्या कहते हैं, मेघालय का पठार। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, इसलिए इसका एक और नाम पड़ जाता है जिसे कहते हैं शिलांग का पठार। शिलांग का पठार। क्लियर है ना। तो इसको इन नामों से जानते हैं, उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय का पठार या शिलांग का पठार के नाम से जानते हैं। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे इधर क्या है हमारा, ये जो है पूर्वी पठार है, और पूर्वी पठार की यहाँ पे एक जो पहाड़ी है जिसे राजमहल पहाड़ी कहते हैं, हमने इससे पहले चर्चा की थी। राजमहल पहाड़ी हुआ क्या था कि चूंकि आपको पता है कि हमारा भारत जो है दक्षिण अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है, इधर इंडियन प्लेट थी और ऊपर क्या थी, यूरेशियन प्लेट। जब यहाँ पे टक्कर हुई तो यहाँ से थोड़ा सा जो मेघालय का पठार है ना, वो टूटकर अलग हो गया। जब टूटकर अलग हुआ तो यहाँ पर जब अलग हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप बन गया, खाई जैसे बन गई। और आपको पता है यहाँ से गंगा नदी इधर से आ रही है हमारे भारत में पश्चिम उत्तर से, और इधर ऊपर से क्या आती है, अरुणाचल प्रदेश को पार करके एक नदी आती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो गैप था, ये इस गैप को इसने भर दिया, किससे, बालू, मिट्टी, कंकड़ से भर दिया। मेन कहने का तात्पर्य है कि जो उत्तर पूर्वी पठार है, मेघालय का पठार है, शिलांग का पठार है, ये पूर्वी पठार से एक गैप के माध्यम से अलग होता है, जिस गैप का नाम क्या है, गारो गैप। इस गैप का नाम क्या हो जाएगा, राजमहल गारो गैप। क्या नाम होगा, राजमहल गारो गैप होगा। इस राजमहल गारो गैप से, या इसे ही मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं, मालदा गैप के नाम से जानते हैं। क्या है
कि जो पूर्वी पठार है उत्तर पूर्वी पठार से एक गैप के माध्यम से अलग होता है। उस गैप का नाम है राजमहल, गारो गैप या मालदा गैप कहते हैं। अब यहां तक क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उत्तर पूर्वी पठार को मेघालय का पठार भी कहते हैं या शिलांग का पठार भी कहते हैं। तो ये किससे अलग है? एक गैप से अलग है। किस गैप से अलग है? पूर्वी पठार से एक गैप से अलग है। पूर्वी, ये पठार हमने लिखा, पूर्वी पठार से शिलांग का पठार या मेघालय का पठार या उत्तर पूर्वी पठार एक गैप से अलग है, जिस गैप का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप, या इसे हम क्या कहेंगे? मालदा गैप के नाम से भी इसको हम जानेंगे। ऐसे ही आप ड्रा करते जाइएगा मेरे साथ, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो है क्या, जो मेघालय का पठार है यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो 3 देख लेते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी का नाम है गारो, ठीक है, गारो पहाड़ी। दूसरी पहाड़ी का नाम है खासी पहाड़ी, खासी, गारो खासी। और तीसरी जो यहाँ पे क्या हो जाएगी? जयंतिया हो जाएगी। गारो खासी जयंतिया, जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि मेघालय के पठार में या शिलांग के पठार में यहाँ 3 पहाड़ियां हैं, इन्हें गारो खासी जयंतिया कहते हैं, क्योंकि इन पहाड़ियों पे जनजातियां रहती हैं। कौन कौन से? गारो जनजाति, खासी जनजाति और जयंतिया जनजाति। ये प्रश्न भी बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि गारो खासी जयंतिया कहाँ की जनजातियां हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? मेघालय की जनजातियां। क्लियर है ना। क्या है कि गारो पे एक पहाड़ी है जो जिसका नाम है नाकरेक चोटी। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है गारो पहाड़ी की, उसका नाम है नाकरेक चोटी, नाकरेक चोटी। ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे खासी जहाँ पे पहाड़ी है, यहीं पे एक स्थान है जिसका नाम है मासिन राम, ठीक है, मासिन राम एक स्थान है मेघालय में। यहाँ पे ये एक मासिन राम स्थान है, ये जो है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मतलब यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे मासिन राम में, कहाँ पे? मेघालय पठार में या मेघालय में। क्लियर है। चूंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ का जो वन होंगे यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। यहाँ पे क्या होंगे? कैसा वन पाए जाएंगे? सदाबहार, सदाबहार वन पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पूर्वी पठार की, उत्तर पूर्वी पठार की, जिनको आप अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चालू करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो दक्कन का पठार है। क्लियर है ना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आप रेगुलर क्लास देखिए, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको भूगोल बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे मैपिंग भी करवा रहा हूं। आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे दक्कन के पठार की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। यहाँ पे जो है ना दक्कन का पठार जब हम अध्ययन करेंगे तो इसका अध्ययन 2 भागों में बांट कर करेंगे, ठीक है। पहला भाग जो हम यहाँ पे बनाएंगे, इसको हम कहेंगे दक्कन ट्रैप के नाम से जानेंगे, दक्कन ट्रैप। और जो दूसरा अध्ययन का हमारा होगा वो होगा कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। जरा देख लेते हैं दक्कन का पठार है क्या और कहां तक फैला हुआ। मान लीजिए मैप है हमारा इंडिया का, ये यहाँ पे पूर्वी पठार है, पता ही है आपको। यहाँ पे मैं ड्रा करूं तो यहाँ पे दक्कन का पठार जो है गुजरात से लेकर के इस ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, यहां से लेकर के इतना ये जो क्षेत्र है ना, इस टाइप का क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। हमारा ये वाला क्षेत्र
दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना। इस क्षेत्र में, दक्कन के पठार के क्षेत्र में क्या है, ये जो दक्कन ट्रैप है ना आपका, ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इस यहाँ पे एक बात और समझिए, ट्रैप का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, ये ट्रैप का मतलब क्या होता है। ट्रैप क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जो दक्कन का पठार है ज्वालामुखी चट्टानों द्वारा निर्मित हुआ है। जब ज्वालामुखी हो तो बेसाल्ट चट्टाने बनी, उससे निर्मित हुआ ये क्षेत्र है दक्कन का पठार वाला क्षेत्र। तो क्या होता है, जब जो ज्वालामुखी चट्टाने हैं वो जब उससे उद्गार निकला तो यहाँ पे चट्टानों के आकार कुछ इस प्रकार की हो गई, सीढ़ी नुमा आकार की हो गई, जिसे महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, ट्रैप के नाम से जानते हैं। एमएच में ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएच में ट्रैप कहते हैं। किसको? एक सीढ़ी नुमा जो क्षेत्र होता है पठार का, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैप के नाम से जानते हैं, और महाराष्ट्र में से ट्रैप कहा जाता है। तो चूंकि ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है, ज्वालामुखी उद्गारों से बनी हुई चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पे चट्टाने जो पाई जाती है, उन चट्टानों का नाम है बेसाल्ट चट्टाने। तो भाई जब बेसाल्ट चट्टानों से बना है, तो बेसाल्ट चट्टाने जब आपस में टूटती हैं तो उसमें से मृदा बनती है, और बेसाल्ट चट्टानों टूटने पे जो मृदा बनती है, उस मृदा का नाम क्या होता है, काली मृदा या काली मिट्टी। ठीक है, इससे काली मिट्टी बनती है, काली मृदा बनती है। और आप सबको पता है जहाँ पे काली मिट्टी होती है वहां पे सबसे अच्छी खेती किसकी होती है, तो वहां पे सबसे अच्छी जो खेती होती है वो होती है कपास की खेती। तो इस क्षेत्र में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। क्लियर है ना। तो अभी जो दक्कन का पठार है ना, यहाँ पे कुछ चोटियां पाई जाती हैं। 4 चोटियां यहाँ पे पाई जाती हैं, जिनमें आइए जरा इन चोटियों को देखें। यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं गाबिलगढ़ की चोटी। इसके बाद यहाँ पे अजंता की चोटी, अजंता के बाद सतपुड़ा की चोटी, और फिर यहीं पे इसके पास ही में एक चोटी पाई जाती है जिसे कहते हैं हरिश्चंद्र की चोटी। ठीक है, हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये क्या है आपकी गाबिलगढ़ पहाड़ी है, गाबिलगढ़ पहाड़ी। ठीक है, ठीक। दूसरे नंबर पे चलिए हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, इसको पॉइंट कर लें, 1 2 3 और नंबर 1 वाली जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, गाबिलगढ़ पहाड़ी, गाबिलगढ़ पहाड़ी। ठीक है, 2 यहाँ पे हो जाएगी अजंता पहाड़ी, अजंता पहाड़ी। और तीसरी यहाँ पे जो आपकी हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा सतमाला पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी। और चौथी जो यहाँ पे पहाड़ी हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत कह देता हूं यहाँ पे, हरिश्चंद्र पर्वत। क्लियर है ना। यहाँ पे जो हरिश्चंद्र पर्वत है ना, यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है कलसूबाई चोटी, कलसूबाई चोटी। ये जो कलसूबाई चोटी है ना, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। कलसूबाई चोटी जो है भाई कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और इसकी जो ऊंचाई है ना 1645 मीटर है। कितनी, 1645 मीटर। कलसूबाई चोटी ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी, एमएच की सबसे ऊंची चोटी है। ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी भी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्लियर है ना। कौन सी चोटी, कलसूबाई चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी, 1645 मीटर, जो हरिश्चंद्र पर्वत पे है। क्लियर है ना। तो अब आप चाहे तो यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अभी हमने क्या किया, दक्कन का पठार फिनिश किया, जिसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, दक्कन ट्रैप और एक कर्नाटक का पठार। क्लियर है ना। तो जो दक्कन ट्रैप के बारे में हमने पढ़ा है, ये गुजरात महाराष्ट्र फैला हुआ है, सीढ़ी नुमा आकृति होती है। ये क्या है, सीढ़ी नुमा संरचना है। जो इस संरचना को क्या कहा जाता है, ट्रैप कहते हैं महाराष्ट्र में।
यहाँ पे काली मृदा होती है, यहाँ पे कपास की खेती होती है अधिकाधिक मात्रा में। अब इसी दक्कन ट्रैप पे 4 चोटियां हैं, गाविलगढ़ की पहाड़ी, ये पहाड़ी है, और अजंता पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत, यहीं पे एक चोटी है कलसुबाई चोटी, जो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1645 मीटर है। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी, साथ साथ महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। अब इसी दक्कन ट्रैप पे यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा कर्नाटक के क्षेत्र में, जहाँ पे 2 पर्वत हैं। कर्नाटक के पठार में 2 पर्वत हैं। इस पर्वत का नाम है बाबा बुदान पर्वत, बाबा बुदान पर्वत, क्लियर है ना। और यही थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा ये मैसूर का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैसूर का पठार। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं एक बार, इसके बारे में थोड़ा मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूं, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आप ऐसे ही मेरे साथ फ्लो चार्ट बनाते हुए अध्ययन करेंगे तो आपको पढ़ने में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो कर्नाटक का पठार है ना, इसको हमने यहाँ पे 2 पर्वत हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका बाबा बुदान पर्वत, बाबा बुदान पर्वत, और दूसरा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। जो मैसूर का पठार है ना, ये दक्कन के पठार का सबसे दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है दक्कन के पठार का, क्लियर है ना। और जो बाबा बुदान पर्वत है ना, यहाँ पे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसी बाबा बुदान पर्वत पे एक चोटी है जिसे कहते हैं कुद्रेमुख चोटी, कुद्रेमुख चोटी। ये जो कुद्रेमुख चोटी है ना, ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी भी है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे, दक्कन का पठार हमारा यहाँ से फिनिश होता है, इसके आगे हम फिर जो नया हमारा टॉपिक है अभी इसी क्लास में चालू करेंगे, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। कॉपी करिए इसको। तो ऐसी हम आशा करते हैं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र की। ये जो दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी हमारा प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ही सम्मिलित है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। टॉपिक हमारा हो जाएगा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिए, अगर हम एक बार मैप को देखें, मैप ड्रा करें, तो हम ये देखते हैं कि अगर ये हमारा दक्षिण भारत है, चलिए मान लीजिए भारत का नक्शा है, क्लियर। तो यहां तक तो हमने देख लिया। सबसे ऊपर अगर देखें यहाँ पे, जैसे दक्षिण, यहाँ पे क्या था? पूर्वी पठार था, ठीक है ना। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला थी, यहाँ पे सतपुड़ा थी, और यहाँ पे क्या था? आपका दक्कन ट्रैप था, क्लियर। अब क्या है, यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है केरल, और यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु, क्लियर ना। ये क्या है? आपका केरल है, और ये क्या है? आपका तमिलनाडु है। ये आपका क्या है? तमिलनाडु, टीएम इसको कहते हैं, और ये आपका क्या है? केरला है, ठीक है ना, केरला। अब क्या है? तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे, सीमा पे 3 प्रमुख चोटियां हैं, ठीक है।
तीन प्रमुख पर्वत कह लें हम यहाँ पे एक, दो और ये तीन। सीमा पर क्या है, तीन पर्वत हैं। यहाँ पे सीमा पर तीन पर्वत हैं, ठीक। और यहाँ पे एक अलग से तमिलनाडु में एक पर्वत है, ठीक है। ये नीलगिरी है, एक पर्वत का नाम क्या है, नीलगिरी। ये नंबर 1, नंबर 2 अन्नामलाई, नंबर 3 कार्डमम और नंबर 4 जो है पिलनी हो जाएगा, पिलनी तमिलनाडु में। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को हम यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो है यहाँ पे नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, ये आपका क्या हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। नंबर 2 जो हो जाएगा आपका अन्नामलाई, अन्नामलाई, ठीक। नंबर 3 यहां पे हो जाएगा कार्डेमम, कार्डेमम पर्वत, अन्नामलाई पर्वत। और जो चौथा यहाँ पे हमारा है ना, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रफ कर दे रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ पे क्या है, विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है, ये पूर्वी पठार है, ये दक्कन का पठार है और ये दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र है। तो जो चौथा यहाँ पे हमारा हो जाएगा ना, इस जगह पे जिसे कहते हैं पिलनी पहाड़ी, पिलनी, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात तो ये है यहाँ पे कि जो नीलगिरी पर्वत है, अन्नामलाई और कार्डमम पर्वत है, ये तीनों जो पर्वत है ना, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। कहां कहां पे, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। समझ में आया बात, ये कहा है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, ठीक है ना। यहां पे जो अन्नामलाई पर्वत है ना, चलिए एक एक देखते हैं। पहले नीलगिरी देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत पे एक चोटी है, इस चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा चोटी। पहले इसको बताता हूं कि इसके बताने के पीछे एक कारण है। जो अन्नामलाई पर्वत है ना, देख लीजिए, अन्नामलाई पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है अनाई मुड़ी चोटी, अनाई मुड़ी चोटी। अन्नामलाई पर्वत पे एक चोटी है, इस चोटी का नाम क्या है, अनाई मुड़ी चोटी। क्लियर है ना, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अनाई मुड़ी चोटी की जो ऊंचाई है ना, वो है 2695 मीटर। अनाई मुड़ी चोटी है जो, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है ना। अब एक प्रश्न ये भी है भाई कि केरल और तमिलनाडु के सीमा पर यह पर्वत स्थित है, अन्नामलाई पर्वत। तो अब ये चोटी या तो केरल में होगी या तो तमिलनाडु में। तो ये चोटी कहां पे, केरल में, इसलिए केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्लियर है ना। तो अन्नामलाई जो अनाई मुड़ी चोटी है अन्नामलाई पर्वत पे, कहां पे, केरल राज्य में। क्लियर है ना। तो ये आप यहां तक समझ गए। यहीं पे हम बात करें नीलगिरी पर्वत की। तो जो नीलगिरी पर्वत है ना भाई,
यहाँ पे एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटे चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है यहाँ पे 2637 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2637 मीटर। यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2637 मीटर। और यहीं पे जो क्या हो जाएगी ना, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? नोट क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय सबसे ऊंची चोटी, द्वितीय सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यहीं पे क्या है, नीलगिरी पर्वत पे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहीं पे नीलगिरी पर्वत पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जिस पर्यटक स्थल का नाम है ऊटी। सुना होगा आपने ऊटी, या इसे ऊटक मंडलम कहते हैं। ऊटक मंडलम, ऊटी या ऊटक मंडलम नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मनोरम पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल है। क्लियर है ना? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रश्न यहां पर भी उठता है कि जो डोडा बेटा चोटी है ये कहां पर है भाई? केरल में है या तमिलनाडु में है? तो ये डोडा बेटा चोटी है ना, ये कहां पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। तो इसी तरह ये भी प्रश्न यहाँ पे बन जाएगी, डोडा बेटी चोटी तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक? तो हमने नीलगिरी पढ़ लिया, अन्नामलाई पढ़ लिया, कार्डमम पढ़ लिया। कार्डमम जो पर्वत है ना, इस कार्डमम पर्वत को एक नाम से और जानते हैं। इस कार्डमम पर्वत को एक नाम से और जानते हैं, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे इलायची पहाड़ी। ठीक है, इसे ही इलामलय, इलामलय या इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो कार्डेमम पर्वत है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है सेनकोट्टम। समझ रहे हैं ना भाई? यहाँ पे एक पर्यटक स्थल भी है जिसका नाम है सेनकोट्टम। सेनकोट्टम पर्यटन स्थल है। क्लियर है ना? तो आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है ना? तो यहां पे हमने नीलगिरी बात कर ली, और ये अन्नामलाई पर्वत, कार्डमम पर्वत, पिल्ली, यहाँ पे कोटामय, ठीक है ना? कोड़ामय नाला, कोड़ामय नाला नामक एक पर्यटक स्थल है पिल्ली पहाड़ी पे। ये पिल्ली पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक पहाड़ी है जिसका नाम है पिलनी पहाड़ी, और इसी तमिलनाडु कोड़नी यहाँ पे कोड़ायक नाल, कोड़ायक नाल है, कोड़ायक नाल, यहाँ पे कोड़ायक नाल, ठीक है? कोड़ायक नाल नामक पिल्ली पहाड़ी तमिलनाडु में, कोड़ायक नाल नामक एक पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमने दक्षिण भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में भी हमने विस्तार से यहाँ पे चर्चा कर ली। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार था ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है ना? इसको हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और इसके बाद जो हम चालू करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो तटीय मैदान के बारे में चर्चा करेंगे हम। दक्षिण भारत के तटीय मैदान, क्लियर है ना? या भारत के तटीय मैदान, इसके बाद द्वीप समूह है उनकी चर्चा करेंगे, फिर हम है नदियां और झीलें, दर्रे, इसको आगे हम फिनिश करते रहेंगे। तो यहां तक अगर आपको कोई समस्या तो जरूर बताइएगा,
आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।